हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में अभी जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की शुरुआत की थी और हमारा फर्स्ट और सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम अपनी लॉन्ग क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागमों नियतिवाद और संभववाद का विस्तृत वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के अध्ययन की विधियों का वर्णन कीजिए। हम इसे उपागम भी कह सकते हैं, हम इसे विधियां भी कह सकते हैं। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु जो है वो कौन है? मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध रहते हैं, जो उनके आंतरिक संबंध है, वो जो है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, उन्हीं का वो जो केंद्र बिंदु है। इनकी व्याख्या जो है अनेक तरीकों से की जा रही है। इन संबंधों की विवेचना के लिए, वर्णन करने के लिए, विस्तार पूर्वक समझने के लिए जो है कई विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। पहली है हमारी नियतिवाद। नियतिवाद को जो है हम निश्चयवाद भी कहते हैं। दूसरा है हमारा संभववाद, जिसे हम संभावनावाद भी कहते हैं। और तीसरी विधि है हमारी नवनियतिवाद, यानी कि नया नियतिवाद। तो सबसे पहले हम नियतिवाद या निश्चयवाद के बारे में पढ़ेंगे। जो नियतिवाद है वो एक जर्मन विचारधारा है, ये जर्मनी से उत्पन्न हुई है। इस विचारधारा के अनुसार जो है मनुष्य अपने पर्यावरण का दास होता है। उसके जो सभी कार्य हैं वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अभी आपने कल पढ़ा था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास नहीं है, परंतु जो जर्मनी विचारधारा है जिसका नाम नियतिवाद है, जिसे निश्चयवाद भी कहा जाता है, उसका मानना है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है और अपने सभी कार्यों को जो है प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित करता है। इस विचारधारा में प्रमुख बातें क्या क्या थी? पहली तो ये कि मनुष्य के सभी कार्य जो हैं पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा क्या है, इस विचारधारा में मनुष्य निष्क्रिय होता है और प्रकृति सक्रिय होती है, क्योंकि जो चीज़ हमें नियंत्रित करेगी वो ज़्यादा सक्रिय होगी और जिसे नियंत्रित किया जाएगा वो निष्क्रिय होगी। तीसरा है हमारा पर्यावरण ही मनुष्य के समाज को एक स्वरूप प्रदान करता है, यानी कि जो जर्मन विचारधारा है, जो नियतिवाद है, वो क्या कहता है कि मनुष्य जो है पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही जीवन निर्भर करता है। तो जो पर्यावरण है वो मनुष्य और समाज को जो है एक नया रूप प्रदान करता है। उसका जो खान पान है, उसका जो रहन सहन है, उसकी जो वस्त्र है, वेशभूषा है, सभी पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। मनुष्य की विचारधारा भी जो है पर्यावरण की ही देन है। आदिवासी संसार में जो है सब जगह अपने पर्यावरण के दास हैं, क्योंकि आदिवासी लोग जो है पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर रहते हैं, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। उन्हें प्रकृति से जो प्राप्त होता है वो उसी के सहारे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। कालाहारी के जो बुशमैन हैं, अब ये क्या है कि कालाहारी में जो जनजाति रहती है उसका नाम क्या है? बुशमैन। आपको एक नंबर में भी आ सकता है। कांगो में पिग्मी जनजाति के लोग जो हैं पर्यावरण द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। प्राचीन यूनानी व रोमन विद्वान जैसे हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, अल-मसूदी नियतिवाद के समर्थक थे। ये आपको एक नंबर में या दो नंबर में पूछा भी जा सकता है कि नियतिवाद को मानने वाले समर्थकों के नाम बताओ। तो हिप्पोक्रेटस है, अरस्तु है, स्ट्रैबो है, अल-मसूदी जो हैं नियतिवाद के समर्थक रहे हैं। खल्दून पहला ऐसा भूगोलवेता था जिसने भौतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतर किया था। ये भी आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सबसे पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने जो है नियतिवाद और सामाजिक भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच अंतर स्थापित किया था। तो वो कौन थे? खल्दून। हैम्बोल्ट, रेड्ज़ेल, एलेन और सैम्पल व हंटिंगटन ने जो है इस विचारधारा का विकास किया। कौन सी विचारधारा का? कि सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के बीच जो है काफ़ी अंतर पाया जाता है।
नियतिवाद की फिर बाद में आलोचना होने लगी। आलोचना जो है 2 आधारों पर की गई। कौन कौन से? पहला तो क्या था कि 20वीं सदी के मध्य में ही जो है वैज्ञानिक शोधों से पता चल गया था कि जैसे जैसे भौतिक पर्यावरण में अनेक अनुक्रियाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, भूमध्य सागर के आसपास जो है यूनान व रोम जैसे सभ्यताओं का विकास तो हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका में जो है इसकी जलवायु भी फिर भी इस प्रकार की सभ्यता का विकास नहीं हो पाया। कि जैसी जलवायु एक सभ्यता को विकसित करने के लिए चाहिए, अगर दूसरी जगह की वैसी ही जलवायु है तो उस जगह वो जो हमारी नियति है, जो प्रकृति है, वो विकसित नहीं हो पाई है, वैसी सभ्यताएं विकसित नहीं हो पाती हैं। दूसरा क्या है? यह ठीक है कि पर्यावरण पर मनुष्य प्रभाव डालता है, लेकिन मनुष्य जो है अपनी सोच व समझ व प्रौद्योगिकी के साथ साथ पर्याप्त परिवर्तन करता है। इस तथ्य की व्याख्या जो है नियतिवाद के सिद्धांत के कारण व प्रभाव से संभव है। अब यह विचारधारा जो है मान्य नहीं है। प्रकृति के स्थान पर मनुष्य को जो है अधिक मान्यता दी जाने लगी है कि मनुष्य जो है वो संपूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर करता है। दूसरी हमारी विचारधारा है संभववाद या संभावनावाद। यह क्या है? फ्रांसीसी विचारधारा। नियतिवाद कौन सी थी? जर्मनी। संभववाद क्या है? फ्रांसीसी विचारधारा है। आप इन्हें जो है बेटा अलग अलग करके भी लर्न कर सकते हो। कई बार तीनों इकट्ठी पूछने की बजाय एक एक करके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, और ये आपको 3 नंबर में भी आ सकती है अलग से। तो जो संभववाद है वो क्या है? फ्रांसीसी विचारधारा है। विडाल डी ब्लास जो है इस विचारधारा के जनक थे। उसके जनक कौन थे? जर्मन, यूनान और रोमन के विद्वान हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो। और संभववाद किसने विकसित की है? विडाल डी ब्लास ने। इस विचारधारा के अनुसार जो है भौतिक पर्यावरण मनुष्य को अनेक अवसर प्रदान करता है। क्या कही गई है इसमें बात? कि जो भौतिक पर्यावरण है वो मनुष्य को अनेक अवसर प्रदान करता है, जिनमें वे अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं को चुन लेते हैं। इस विचारधारा की मुख्य बातें क्या क्या हैं वो देखिए। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है, जबकि नियतिवाद क्या कहती थी? नियतिवाद, देखो नाम से ही पता लग रहा है, नियति किसको कहते हैं? प्रकृति को। कि नियति में जो कुछ घटित होता है, प्रकृति में जो कुछ घटित होता है, वो सब मनुष्य उसी पर डिपेंड करता है। परंतु संभववाद क्या कहता है? कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं जो हैं उत्पन्न करता है। मनुष्य अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर पर्यावरण द्वारा जो संभावनाएं प्रस्तुत होती हैं उनका उपयोग कर पाता है। जैसे वर्षा की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा करना, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना, बाढ़ों पर नियंत्रण करना, वातानुकूलित घरों का निर्माण करके अत्यधिक गर्म व ठंडे स्थानों पर चैन से रहा जा सकता है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। अगर किसी समय पानी की कमी हो जाती है तो जो नहरें हैं या जो जितनी भी हमने बांध बनाए हैं उसके द्वारा जो है पानी की होने वाली कमी को पूरा किया जा सकता है। और गर्म स्थानों पर हमने जो है एयर कंडीशनर घरों का निर्माण कर दिया है, तो उन घरों के निर्माण से जो है गर्मी की भी कमी हो गई है। और क्या है? मनुष्य अपने क्रियाकलापों के पर्यावरण को जो है वो प्रभावित करता है। मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा जो है पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। फेब्रे, ब्लाश, ब्रूस व ग्रिफ्थ, टेलर और डिमाजिया जो है इसके समर्थक हैं। फेब्रे ने इस विचारधारा का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक में भी लिखा है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सब जगह जो है संभावनाएं हैं। मनुष्य इन संभावनाओं का जो है स्वामी है। मतलब
कि कोई भी चीज़ कंपल्सरी नहीं है, हर जगह जो है एक संदेह है, एक संभावना है कि ऐसा घटित हो सकता है, ऐसा कार्य किया जा सकता है। इनमें से वह अपने उपयोग के लिए चुनने में स्वतंत्र है। इसमें मनुष्य जो है प्रथम स्थान पर आता है और पर्यावरण जो है वो गौण स्थान पर आता है। यह विचारधारा जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही लोकप्रिय हो गई थी कि क्या क्या हमारे सामने क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या इस विचारधारा में परिवर्तन हुए। धीरे धीरे जो है संभावनावाद की आलोचना होने लगी। ग्रिफ्थ टेलर ने जो है इस बात पर जोर दिया कि भूगोलवेत्ता का काम एक सलाहकार का है, न कि प्रकृति की योजनाओं की व्याख्या करना है। प्रकृति मनुष्य को विकास के लिए अवसर प्रदान करती है, लेकिन उसने विकास की अंतिम सीमा भी तय कर दी है। इस सीमा को पार करके मनुष्य को वापस लौटने का मौका नहीं मिलता है। अब है हमारा नव नियतिवाद। इसे आधुनिक नियतिवाद व वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहते हैं। यह नियतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। वास्तव में नव नियतिवाद की जो संकल्पना है उसको नियतिवाद और संभववाद की जो संकल्पनाएं हैं, जो सोच है, उनके बीच एक समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मानव व प्रकृति के संयुक्त प्रयास के बिना जो है विकास संभव नहीं है। क्या कहता है नवनियतिवाद कि जो मनुष्य है और जो प्रकृति है वो मिलकर जो कार्य करते हैं उसी के द्वारा जो है हमारा मानव भूगोल का विकास हो पाया है, उसी के द्वारा मनुष्य का विकास हो पाया है, उसी के द्वारा जो मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति जो है वो मनुष्य पर निर्भर करती है। बेकन ने कहा भी है, प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। ये दोनों ही उन्नति के आधार पर इस विचारधारा को नवनियतिवाद भी कहा जा सकता है। इसे रुको और जाओ का निश्चयवाद भी कहा जाता है। यानी कि नवनियतिवाद की जगह अगर आपको पेपर में ऐसे आ जाए कि रुको और जाओ निश्चयवाद का वर्णन करो, तो इसका मतलब है कि आपको जो है नवनियतिवाद के विषय में ही लिखना है।